हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और एक बार फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम गुफ्तगू के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जेएनयू के एक छात्र जो हम सबके दोस्त भी हैं। हम लोगों के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की है। उनका नाम है शर्जील इमाम, जिसको आप सब लोग जानते हैं शर्जील इमाम को, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में वो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट थे। बड़े तेज और बड़े बहुत ज़हीन थे। आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की थी और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी उनको काफी दिलचस्पी थी। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले साल यानी आज से एक साल पहले उनको मतलब सेडिशंस के चार्जेस लगा के उनके ऊपर यूएपीए लगा के उनको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया। और देखिए सरकार की मतलब बेरहमी देखिए, उनका क्रैकडाउन देखिए कि एक छात्र के ऊपर एक राज्य में नहीं, एक स्टेट में नहीं, बल्कि कई सारे स्टेट में उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में उनके ऊपर चार्जेज हैं, आसाम में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में हैं। तो कई सारे स्टेट्स में, मल्टीपल स्टेट्स में जब चार्जेस लगाए जाते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए और आपको मालूम भी है कि राज्य जो है वो दमन करना चाहता है। तो आज इसी सारे बातों को लेके हम कुछ यहाँ पे बात करना चाहते हैं। और जो शर्जील इमाम को लेके जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किया हुआ है और जिस तरह से जो सरकार से फायदा लेने के लिए बहुत सारे लोग मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, ऐसी बातों को दरकिनार करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक परंपरा है, विरासत है कि हम लोग जो मजलूम लोग हैं, जिनको सताया जाता है, उनके साथ हम अपनी एक जेहती सोलिडारिटी का इजहार करते हैं। तो हमारे साथ तीन बहुत ही अहम मेहमान आज हमारे साथ हैं जो शर्जील इमाम के मामले को बहुत ही करीब से, बहुत बारीकी से उसको देख रहे हैं। चिराश्री दासगुप्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लॉ एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ अपनी बातों को रखेंगी। और इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और शर्जील इमाम के अपने भाई मुजम्मिल इमाम साहब भी, उन्होंने भी आज बात करने के लिए उन्होंने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है। और इसके साथ तजीम है, मैडम तजीम, वो भी हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं। जी, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ आज तीन गेस्ट हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे जो अहम, जो हमारे आज के जो पॉइंट्स होंगे, जो बिंदु होंगे, वो ये है कि शर्जील के साथ क्या हो रहा है और शर्जील को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शर्जील इमाम के जो भाई हैं, मुजम्मिल इमाम साहब, मैं चाहता हूं कि मैं उनसे गुजारिश करूं। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि डे टू डे जो कोर्ट की पेचीदगियां हैं उसके बारे में जरा हमको बताएं। और थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया उन्होंने कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम की जो लोअर कोर्ट है उसने शर्जील इमाम को बेल दे दिया है, डिफॉल्ट बेल दे दिया है, क्योंकि वहां की पुलिस जो है उनके खिलाफ कोई चार्जशीट जो है एक गिवन टाइम में मतलब आपके मतलब सामने नहीं ला पाई। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में ये लोग गए हुए हैं, शर्जील के फैमिली वाले लोग वहां से उनके बेल के लिए रुजू कर रहे हैं। फिर दिल्ली में मामला है। तो आप देख सकते हैं कैसे कई सारे पेचीदगियों में उनको मतलब फंसाया गया है। एक छात्र को जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, जिसकी उम्र अपनी बात रखने के लिए है, उसको किस तरह से उसको दबाया गया है। तो इन्हीं सारी बातों को लेके हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि उनके जो भाई हैं तंजीम साहब, वो कुछ देर के लिए हमारे बीच से वो कनेक्शंस कनेक्टिविटी की वजह से अभी स्क्रीन पे नहीं है। तो मैं अभी रुक करता हूं चिराश्री दासगुप्ता, जो कि लॉ एंड गवर्नेंस जो है सेंटर जो है आपको जेएनयू में बहुत ही प्रेस्टिजियस और डिस्टिंग्विश सेंटर है, वहां पे ये प्रोफेसर साहिबा हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो शर्जील इनका भी स्टूडेंट है और ये जो भी जमहूरी और डेमोक्रेटिक जो लड़ाई है उनके साथ हमेशा खुल के सामने आती हैं। तो मैं मैडम का आप सब लोगों के बिहाफ पे इस्तकबाल करूंगा और मैं ये पूछूंगा मैडम से कि एक साल गुजर गए
जो हमारा जो शर्जिल है अभी भी जेल में बंद है, तो हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? ये मामला इतना पेचीदा क्यों बना हुआ है? जी मैडम। देखिए, शर्जिल को जब गिरफ्तार किया गया, उसी समय हमें पता चला था कि उसके ऊपर एक नहीं कई केसेस हैं। और अब तो जैसे दिख रहा है कि ये जो सीरीज ऑफ केसेस हैं, इनको इस तरह से एक के बाद एक परस्यू किया जा रहा है। इसके पीछे एक खास एजेंडा है कि उसे कभी बाहर आने ही ना दिया जाए। यही इसका, ये सारे केसेस का मेन मतलब, वो दोषी है या नहीं, वो गिल्टी है या नहीं। हमारे देश में लॉ कहता है कि प्रिज्यूम्ड, आज भी उमर के केस में कोर्ट ने कहा है कि प्रिज्यूम टू बी नॉट गिल्टी टिल फाउंड गिल्टी, राइट? प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल नॉट गिल्टी। लेकिन जो किया जाता है कि इन केसेस के माध्यम से, और फिर उसको सोशल मीडिया और जो कॉरपोरेट मीडिया है उसमें जिस तरह से इंफॉर्मेशन लीक करके इंफॉर्मेशन बताया जाता है, उससे एक छवि बनाया जाता है जो कि ऐसा हो कि ये गद्दार है, ये देशद्रोही है और इसे सजा मिलनी चाहिए। तो वो कुछ किया हो या ना हो, उसके स्पीच में क्या था क्या नहीं था, क्या उसने चक्का जाम का, मतलब क्या चक्का जाम के बारे में उसने क्या कहा था, ये सब बातें बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी आइडेंटिटी, कि वो मुसलमान है, और मुसलमान होकर वो सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरुद्ध खड़ा हुआ था। और उसने कई जगह भाषण दिए थे, कई जगह उन्होंने ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स से एक बिल्डअप करने की कोशिश की थी, और इसी की सजा उन्हें मिल रही है, बिकॉज ही वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ गुड मुस्लिम। कि जो मान ले कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी, ये जो थोपा जा रहा है, इसको वो नहीं मान रहा था। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लीगल लड़ाई है वो तो लीगल, जो मार्क पेच है वो तो लॉयर्स ही करेंगे, लेकिन ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, आदत में ये पॉलिटिकल लड़ाई है। और इसीलिए जो चीज से मुझे, जो मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचाता है, जिससे मुझे खौफ आती है, वो ये है कि पिछले एक साल में जिस तरह से जरूरत था कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो है, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिन्होंने जैसे कि पहले हमारी बात हो रही थी कि पहले बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे इस तरह के चार्जेस लगाए जाते थे, तो ये सभी लोग एक साथ नहीं बोले शर्जिल शर्जिल के केस में। हमने देखा था कि जब कन्हैया और उमर का भी चल रहा था, तो कन्हैया के लिए जितने लोग बोलने के लिए तैयार थे, उमर के लिए नहीं थे। और आज वही बात शर्जिल के साथ भी हो रहा है कि क्योंकि उसका नाम शर्जिल इमाम है, तो उसके साथ खड़े होने के लिए उतने लोग नहीं है जितना कि अगर उसका नाम कुछ और होता तब तो वो जेल में शायद होता भी नहीं। ये पॉलिटिक्स हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यही फांसीवाद का असली चेहरा है, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम आज शर्जिल है। सिर्फ शर्जिल ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उमर भी है और कई लोग हैं, और सब मुसलमान है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुसलमान खास टारगेट है। तो ये अगर हम समझते हैं, तो आज हमें जरूरत है कि एक डायलॉग शुरू होनी चाहिए। जो विभाजित पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स, जिसमें इतने विभाजन है, जिसमें एक दूसरे के लिए संदेह है, इसको त्याग कर एक डायलॉग में आने की जरूरत है, जहां पे कि हम लोग सब एक साथ खड़े होके शर्जिल की रिहाई की मांग कर सके। जी मैडम, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आप आपसे आपसे सवाल मैं पूछूंगा। जरा म्यूट कर लीजिए, जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए। अब हम सीधे चलते हैं, मतलब हम मुजम्मिल भाई के पास चलते हैं। भाई, आप शर्जील के केस को बहुत ही क्लोजली मतलब देख रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं।
मैं अब आपका दर्द समझ सकता हूँ कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना और जिस तरह से मीडिया इरेस्पॉन्सिबल है और जिस तरह को चीजों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करती है, इसमें एक बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशंस है, बहुत ही बयान नहीं किया जा सकता है। तो कुछ बताइए, आप किस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और केस में क्या मतलब मुस्बत डेवलपमेंट हो रहे हैं और आगे क्या-क्या नए चैलेंजेस हैं, जरा ये हम लोगों को थोड़ा-सा डिटेल में आप बताइए। जी, भाई। देखिए, जहाँ तक केस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शर्जील पर 5 स्टेट्स में केस हुए थे, जिसमें असम, अरुणाचल, दिल्ली, यूपी और मणिपुर, जिसमें असम और अरुणाचल से उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुका है, जो कि पुलिस ने चार्जशीट नहीं जमा की थी 6 महीने का अंतराल पूरा होने के बाद। कुछ लग रहा है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है। फाइल करने वाले हैं, हाई कोर्ट में बेल फाइल करने वाले हैं यूपी में। और रही बात दिल्ली में, तो दिल्ली में 3 केसेस उन पे चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली दंगे के केस में उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। और दिल्ली दंगा जो हुआ है वो 24 फरवरी को हुआ है और शर्जील इमाम साहब लगभग 28 जनवरी से पुलिस कस्टडी में है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के लगभग अंतराल के पहले से वो पुलिस कस्टडी में है और उन्हें दिल्ली दंगा का केस में अक्यूज बनाया जाता है। और इस किसी भी कोर्ट में हम जा मुजम्मिल भाई, आपके साथ कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है। जी, ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट रिसर्चर तजीम जुनैद हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं और आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जब हम शर्जील का केस देखते हैं, तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी हैव टू डू, जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस आता है शर्जील इमाम के लिए, या फिर जो मेजोरिटी का आप डिफेंस देखेंगे, इट्स लाइक कि द सेडिशन, सॉरी, चक्का जाम इज नॉट सेडिशन, दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि शर्जील को डिफेंड कैसे करना है, या शर्जील का जो है वो पॉलिटिक्स क्या था। Shajil was not thinking, of a way of just like refusing anti-CEA or CEA bill. But Shajil ka politics ये था that we are facing a genocide in our faces and we have to defend it. तो जो शर्जील का पॉलिटिक्स था, उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। सो द डिफेंस जो हम बना रहे शर्जील के लिए, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि व्हेन वी आर सेइंग कि चक्का जाम इज नॉट सेडिशन, इन वन ऑफ द वेज वी आर रिकॉग्नाइजिंग कि सेडिशन, ऐसे सेडिशन लगाया भी जा सकता है, या क्या डेमोक्रेटिक तरीका था, या वी आर हम एक तरीके से स्टेट का नरेटिव ही आगे लेके जा रहे हैं कि अच्छा सेडिशियस चीजें भी कुछ हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा एक बहुत माइन्यूट चीज है ये, जो कि हम लोग बार बार हम लोग खुद भी कर देते हैं। But we have to really look at it and understand what we are doing when we are defending Sharjeel in that way. And how would Sharjeel respond if he would have been outside right now and he would have seen us कि हम इस तरीके से Sharjeel को defend कर रहे हैं। So थोड़ा सा एक बहुत minute चीज है ये, जब हम कहते हैं कि चक्का जाम is not sedition Sharjeel को defend करने के लिए, but it's sort of like it's like हम Sharjeel का जितना काम है उसको शायद हम we are making it all worthless जब हम ये कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी दैट अ लिटिल बिट। और जो चक्का जाम, और बार बार ये बोला जा रहा है कि किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, और शर्जील ने बोला था चक्का जाम करने को, किसान उसे इन्फोर्स कर रहे हैं, और हमारा भी डेमोक्रेटिक वे था प्रोटेस्ट करने का, लेकिन देखो हम पे सेडिशन लग गया। बट हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कभी अलाउ ही नहीं करा गया प्रोटेस्ट करने। जब शर्जील ने शाहीन बाग लगाया था, फ्रॉम फर्स्ट डे टिल द डे ही वाज देयर, हर दिन कुछ ना कुछ होता था। कभी आरएसएस वाले आके गोली चलाते थे, कभी पुलिस आके गोली चलाती थी, कभी पत्थर कहीं से पड़ रहे होते थे, कभी कभी कोई कहीं से चंदा देने आ जाता था, अननोन पर्सन, को नहीं पता कहाँ से कौन आ गया।
इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो हमें तो मौका भी नहीं दिया गया प्रोटेस्ट करने का। मतलब किसानों पे गोलियां नहीं चल रही थी हमारे यहाँ हर जगह। एंड सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था हर जगह यही हो रहा था। अलीगढ़ में तो उससे भी बुरे हाल थे, मतलब स्टेज तक का नहीं लगाने दिया था हम लोग को, टेंट नहीं लगाने दिया था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब हम लोग को आजादी भी नहीं दी गई प्रोटेस्ट करने की। तो जब आप किसानों का प्रोटेस्ट और हमारा प्रोटेस्ट जो एकदम से कंपेयर कर रहे हैं आप, तो ये उस तरीके से वो भी गलत है। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कंपेयर। तो यही सारी चीजें हैं, और हमें थोड़ा सा सोच समझ के डिपेंड करना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि शर्जील का पॉलिटिक्स क्या था, कहीं हम शर्जील के पॉलिटिक्स को भी अप्रोप्रिएट ना कर दें जस्ट टू डिफेंड हिम। अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि सॉलिडारिटी की जरूरत है, ब्रॉड ब्रॉड बेस पे सॉलिडारिटी की जरूरत है। लेकिन उस सॉलिडारिटी को लेने के लिए अगर हम शर्जील की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, तो ये तो फिर एक तरीके से आप शर्जील के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। तो दैट इज माय व्यू ऑफ लुकिंग एट द सॉलिडारिटी जो कि जो कि अब पनप रही है। और एक तरीके से हम एक बार ये भी देखेंगे कि अल्टरनेट मीडिया हाउसेस में भी अगर आप देखें, तो जो शर्जील का डिफेंस आया है, सॉलिडारिटी आई है शर्जील के लिए, वो तब आई है जब उमर खालिद अरेस्ट हुए हैं, और उमर खालिद के साथ फिर सॉलिडारिटी शर्जील इमाम के लिए आनी शुरू हुई। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक कन्वेंशनल मुस्लिम प्रिजनर है उनके लिए, कि वो मुस्लिम प्रिजनर जो कि थोड़ा सा लेफ्ट अलाइंड है, या जो अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा असर्ट नहीं कम असर्ट करता है। तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि मतलब इट वाज जस्ट लाइक एज इफ कि चलो उमर खालिद को के साथ सॉलिडारिटी कर रहे हैं तो शर्जील इमाम के साथ भी कर देते हैं, जेएनयू का ही जेएनयू में ही पढ़ रहा था। तो इस तरीके से मतलब ऐसे मतलब खैरात में सॉलिडारिटी बांट रहे हैं। तो वैसे सॉलिडारिटी तो नहीं चाहिए हम लोग को, तो क्योंकि वो सॉलिडारिटी हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, पिछले 1 साल से देख रहे हैं। वो सॉलिडारिटी कभी इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे नहीं आ पाती, कभी वो इन एक्चुअल में आपके साथ जो है वो नहीं खड़े होते, वो कहीं ना कहीं जाके वो दब जाती है। तो सॉलिडारिटी को थोड़ा देखना पड़ेगा, और जिस तरीके से हम शर्जील को डिफेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग को खुद भी थोड़ा अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट आर वी डूइंग टू शर्जील। फैक्ट्स ऐसे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि आप ही की बात को मतलब आगे बढ़ाती है कि आप देखिए, सबसे पहली बात कि वो स्टूडेंट हैं। मैंने उनकी सारी तहरीरों को, सारी राइटिंग्स को पढ़ा है, और वो जिस तरह से जिस किताबों को पढ़ रहे थे या जिस किताबों को कोट कर रहे हैं, वो किताब स्टैंडर्ड रीडिंग्स है। मैंने एक खबर पढ़ी, अखबार में आई थी कि पॉल ब्रास की कोई रीडिंग है राइट्स के ऊपर, उसको पढ़ने की वजह से वो जो है वो मतलब देशद्रोही हो गए और ये हो गए। तो ये भी जरा सोचने की बात है। जो जो पॉल ब्रास की राइटिंग को पढ़ के अगर देशद्रोही हो सकता है, तो पॉल ब्रास कितना बड़ा देशद्रोही होगा। और उसकी राइटिंग मैं बता रहा हूँ, जब मैं जामिया में गया तो सबसे पहली इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस जो है उनकी किताब है, जो कैम्ब्रिज से आई है। सबसे पहले एक मेरे टीचर ने कहा कि आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये कभी कभी दिमाग में बातें समझ में नहीं आती है कि एक किताब पढ़ने से कोई कैसे मतलब देशद्रोही हो गया। और दूसरी बात ये देखिए कि दिल्ली राइट्स में, जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने जो रिपोर्ट बनाई और जो उसने अपनी जांच कराई एडवोकेट शमशाद से, उसमें कहा गया कि इन्फ्लेमेटरी जो स्पीचेस दिए गए वो प्रिपेयर किया, आपको ये पूरे के पूरे ये राइट्स के लिए प्रिपेयर किया, और उसमें पुलिस ने भी इंसाफ नहीं की। ये सारे चीजों को मतलब इग्नोर कर दिया जा रहा है। और एक आपने जो कहा कि ये एक खास आइडेंटिटी की वजह से, जो कि मैडम ने भी कहा था कि ये खास आइडेंटिटी की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। मुजम्मिल भाई, आप एक बार फिर आ गए हैं, और मैं यही हम लोग दुआ करेंगे कि इस बार आपका नेट बिल्कुल सही चले। तो आप मुख्तसर और बिल्कुल जो मेन पॉइंट है इसको पहले बता दीजिए कि केस में क्या चल रहा है, और आप हम लोगों से जो कि बाहर हैं, जो कहीं ना कहीं मीडिया में है, यूनिवर्सिटीज में है, जिनका एक दिल है, उनसे आप क्या तवक्कुल कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें बनाए हुए हैं शर्जील को इंसाफ दिलाने के लिए। जी जी मुजम्मिल भाई, फिर कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया। तो मैं मैडम के पास आता हूं, थोड़ी देर बाद फिर इनसे हम बात करते हैं। तो मैडम, आपसे मेरा ये सवाल है, मैं एज ए स्टूडेंट आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया के अंदर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो थे इतने स्ट्रांग थे, जिसको सब लोगों ने लिखा कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल मतलब बहुत ही वेल डीप इंट्रेंस्ड है, जैसा कि पड़ोसी मुल्क में नहीं है।
तो ये सारी चीजें जो कि हम जैसे लोग जब ये सारी चीजों को समझ पाते हैं, तो फिर ये इतनी मनमानी चल कैसे पा रही है, इतनी मनमानी चल कैसे पा रही है जी, इतना स्टेट दमनकारी कैसे हो गया जी। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट जी। इस बारे में मैं जो सोचती हूँ वो थोड़ा दूसरों से अलग है। ये जो आइडिया है कि इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत एंट्रेंच था, बहुत एम्बेडेड था, बहुत डीप था, मुझे लगता है ये सरासर गलत आइडिया था। क्योंकि अगर आप देखें कि 1950s के बाद से, कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद से, जब भी कोई बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ है, चाहे वो किसानों का हो, पहले के ज़माने की बात मैं कर रही हूँ, बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, मजदूर आंदोलन हुए, और उस समय भी जिस तरह का रिप्रेशन हुआ करता था, वो कोई मतलब जो रेजिस्टेंस, जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, और उसमें जो राइट्स की जो वोकेबुलरी है, वो बिल्कुल फेल करके जाता था। और जब ये, और धीरे धीरे, और अभी तो वो ये भी क्लियर है कि अब 60-70 साल के बाद कि जो यहाँ माइनॉरिटीज और जो स्पेशली मुस्लिम्स का जो हालत था वो एक दिन में खराब नहीं हुआ। वो जो स्टेट का जो पहलू था, स्टेट का जो नजरिया था, स्टेट का जो पॉलिसीज था, वो बहुत सालों से धीरे धीरे मुस्लिम्स को एलियनेट हर तरह से किया है। और आज जब 2002 में गुजरात में पोग्राम हुआ, जब 2002 में, तो वो लोगों ने एक रीजनल, उसको एक रीजनल इशू माना। किसी ने सोचा नहीं कि ये सोच बड़ी नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा पर कि ये फैशिस्ट लेबोरेटरी है, यहाँ पे ये लोग इसका तालीम ले रहे हैं और इसके बाद यही चीज ये हर जगह करेंगे। और आज जैसे तजीन ने कहा कि वी आर फेसिंग जेनोसाइड, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जर्मनी का सोचिए कि 1900 अर्ली 30s में, लेट 20s में लोग मानते थे कि जर्मनी के इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं और डेमोक्रेसी वहां भी काफी पनप रही है। और जिस तरह हिटलर पावर पे आया और उसके बाद धीरे धीरे पहले कम्युनिस्ट, फिर जूइश, फिर गे, और सारे लोगों पे जिस तरह से जो भी अदर्स थे वहां के माइनॉरिटीज, तो उस पे जो अटैक हुआ और जिस तरह से वो कंसंट्रेशन कैंप में एंड हुआ, उसी का एक ब्लूप्रिंट हमारे देश में ही चल रहा है, जिसका एक पहलू है ये एनआरसी और डिटेंशन सेंटर्स, और दूसरा पहलू है, एम आई ऑडिबल? जी एक जी। पहलू है डिटेंशन सेंटर्स और एनआरसी, और दूसरा पहलू उसका ये है कि जो दंगाबाजी, रायट्स, पोग्राम जो कि लोगों को और भी, मतलब ये नहीं कि आप खुद उस रायट की विक्टिम हो जाए, लेकिन अगर एक ऐसा, वो तो रायट है ही नहीं, वो तो एक तरफा है जहां चुन चुन के मुसलमान को मारा जा रहा है, तो वहां पे तो मुसलमान, जितने मुसलमान हैं देश के, वो सभी डरे हुए रहेंगे। तो ये जो एक डर का माहौल तैयार करना और लोगों को धीरे 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 धीरे, मतलब एक तरह के डिस्कोर्स, हेजिमोनिक डिस्कोर्स के अंदर उनको कंडीशन कर देना, और कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। ये इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कभी स्ट्रांग बने ही नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है, एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दिया गया है कि वो पार्लियामेंट को भी रौंद के चले जाए और जुडिशियरी को भी अपने पॉकेट में डाल ले। अब मुजम्मिल भाई, लगता है इस बार आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं जी। कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बोलिए जी। जी माजरत है पहले मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो मैं ये बता रहा था कि शर्जील भाई को असम और अरुणाचल से डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। यूपी में हम लोअर कोर्ट में बेल हमने अप्लाई की थी, वहां से रिजेक्ट हो गया है। अपकमिंग वीक में हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ये हुआ केस का हिसाब। और दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ, लगभग डेली मेरी शर्जील भाई से बात होती है ऑफिशियल प्रोसेस से,
जिससे फैमिली को 5 मिनट टाइम दिया जाता है डेली वॉइस कॉल करने के लिए। तो जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक ही चीज बताते हैं कि मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराओ और हर जगह पब्लिश कराओ, रीपब्लिश कराओ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा थॉट है वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मसला सिर्फ शर्जील के रिलीज होने का नहीं है, मसला मीरान हैदर के भी रिलीज होने का, मसला आसिफ इकबाल तन्हा के भी रिलीज होने का, मसला देवांगना के भी रिलीज होने का। उनका कहना है कि अगर ये आइडिया, ये थॉट लोगों तक पहुंचेगा तो लोग खुद ब खुद हमारे लिए खड़े होंगे। लोगों को हमारी बात समझनी जरूरी है। तो उनके हिसाब से यही उनका कहना है कि अगर लोग हमारी बात समझेंगे तो बेशक वो हमारे लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और वो कहीं अपने आप को इस चीज का विक्टिम नहीं मानते हैं। और कई बीच में ऐसा कई साना हुआ कि कुछ मतलब एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऐसे लोग आए और वो मतलब हमें विक्टिम, इवन मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ शर्जील भाई के केस में, वो मुझे बताया कि आप यहाँ चलिए, हम आपसे ये कराएंगे वो कराएंगे, बहुत सारी चीजें हुई। तो जब मेरी शर्जील भाई से इन सब चीजों पे बात होती है तो उन्होंने एक ही लाइन कहा कि हम विक्टिम नहीं है और तुम भी मुझे कभी विक्टिम मत बनाना। ये उनका स्टेटमेंट था। बोला मैं अपने हक के लिए लड़ के आया हूं और मैं चाहता हूं कि लोग डरे नहीं, और इस चीज पे अगर मैं विक्टिम बन जाऊंगा आज तो शायद अगली बार कोई हिम्मत ना करे। तो लोगों को इस चीज का एहसास दिलाओ, लोगों को इस चीज का यकीन दिलाओ मेरे एब्सेंस में कि वो लड़ के गए हैं, वो डर के नहीं गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी था। जी, ये तो उनका मैसेज हो गया। और मैं भी एक अपने आप को बहुत ही खुदकिस्मत मानता हूं कि मैंने भी शर्जील इमाम की सारी राइटिंग मैंने भी पढ़ी, और उसकी राइटिंग जो है उसका एक सबसे बड़ा कमाल ये है, मतलब अगर आप मुझसे कहें कि अगर दो सेंटेंस में, 2 सेंटेंसेस में आप उसको समराइज करें, तो उसका सबसे बड़ा उसकी राइटिंग का कमाल है। पता नहीं मुजम्मिल भाई आपने उसको देखी कि नहीं, उनका जो निचोड़ ये है कि बड़े राइटर को देख के, चाहे वो लिबरल कैंप का हो चाहे किसी कैंप का हो, वो उनके मतलब उनसे वो डरता नहीं था। वो सबसे बड़ी बात है। जैसे उसने हरबंस मुखिया को भी एक मिडिवल हिस्ट्री पे उन्होंने उसको क्रिटिक की, और जो हिस्टोग्राफी जो है आपका, या जो आपको आजादी के बाद से जो पॉलिटिक्स चली हुई है कि ये एक सेकुलर कैंप है जो कि बहुत ही अच्छा है, ये एक कम्युनल कैंप है जो कि बिल्कुल ही बहुत ही खराब है, उसने इस दोनों बाइनरी को, अगर मैं कहूँ दोनों बाइनरी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और उसने कहा कि जो नाइंसाफी जो है, वो जो नाइंसाफी जो मजलूम तबकात के साथ हुई है, वो इस वजह से नहीं हुई है कि फलाना लीडर जीत के आ गया और फलाना लीडर हार गया। वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया उसके अंदर, जो एक आपको एक डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है। जैसे आप आजादी के वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त आजादी से पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था जी। तो अगर आजादी मिलने के बाद मुल्क बट गया और मुसलमानों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, अगर मान लीजिए, क्योंकि आप सोचे थे एक सेकुलर मुल्क बने, तो फिर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम तो होना चाहिए था जिसे कम से कम वो अपनी आबादी के मुताबिक वो हर जगह पे हो। लेकिन ऐसा कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, और जो मैकेनिज्म था उसको खत्म कर दिया गया था। मैंने खुद रिसर्च किया है, 40% के करीब में वो लोग फौज में थे, मुसलमान आपको पुलिस के अंदर में थे, वो भी परसेंटेज काफी गिरता चला गया है। तो ये सब चीजें जो कि मैडम भी बोल रही थी कि एक दिन की ये बातें नहीं है, बहुत लंबी बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं केस के हवाले से जरा आप बताइए कि केस को थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि केस का क्या चल रहा है और हमारे लिए होप क्या है, और हम जैसे लोग जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक आवाज के साथ हम अपने आप को खड़ा पाते हैं, हम लोग कैसे अपनी सॉलिडारिटी को जाहिर करें और क्या करें, क्या हमसे गलतियां हो पा रही हैं, क्या हम में कमियां हैं, उससे हम कैसे निकलें। जी देखिए, केस के मुतालिक अगर मैं बात करूं, केस रिलेटेड, तो अभी बहुत ही हम मतलब नॉर्मल इस सिचुएशन पे हैं कि हम कुछ खास कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। और जैसा कि यूएपीए जोन पे लगा हुआ है, तो जनरली अगर कोई नॉर्मल केस होता है तो जिसमें पुलिस को प्रूव करना होता है कि जो जिस पे भी केस लगा है, जो अक्यूज है, पुलिस हैज टू प्रूव कि उसने गलती की है या उसने जुर्म किया है। बट यूएपीए केस में उसका बिल्कुल रिवर्सल होता है। उसमें जिसपे अक्यूज है, जो उसको प्रूफ करना होता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। और इस तरह जनरली क्या हो रहा है, जब हम कोई भी मतलब पेपर वर्क के लिए आगे बढ़ते हैं कोर्ट में, तो पुलिस वाले किसी तरह केस को विलंब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाए। जैसे हमने कोई पेपर डिमांड किया पुलिस से, कोई कॉपी डिमांड की हमने उनसे, एविडेंस की, तो अगर वो मान लीजिए इस महीने की 20 तारीख को उन्हें सबमिट करना है, तो अगले महीने की 24 तारीख को सबमिट कर रहे हैं।
और वो कभी कोरोना, बीच में जो कोरोना काल चल रहा था तो उसमें वो कोविड का बहाना दे रहे थे, मतलब इस तरह की चीजें हो रही थी। तो मतलब जस्टिस को किस तरह डिले किया जाए, ये सारी चीजें प्रोसेस में है। मतलब ये बहुत आम है, और शर्जील के केस में नहीं, ये सारे अदर अक्यूज के केसेस में जो कि अभी जेल में है इस सीए प्रोटेस्ट को लेकर के। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि किस तरह से मदद की जा सकती है, तो सच मायनों में जैसा कि मैम ने कहा और ताजीन ने भी कुछ एक तरह से इस चीज को मेंशन किया था कि इंस्टीट्यूशन ही मतलब इस तरह काम कर रहा है, ये मशीनरी ही इस तरह काम कर रही है कि एक इंसान, मतलब आम इंसान हमारे जैसा, आप जैसा, जो कि सिर्फ अपनी जिंदगी में किताबी तालीम लेके मतलब दुनिया को एक साफ नजरिए से देख रहा है, वो इन सब चीजों पे कुछ खास कर नहीं सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही ऐसे वर्क करता है कि वो आपको इस तरह की अथॉरिटी पावर देते ही नहीं कि आप कुछ कर सके। और रही बात आपके उनकी मोहब्बत और शफकत की शर्जील इमाम के और भी जो लोग हैं उनके लिए, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप उनके थॉट प्रोसेस को और आइडिया को लोगों में प्रमोट करें, और मुझे लगता है कि यही उनकी जीत है और यही उनको एक दिन बाहर भी लाएगा बेशक लोगों के बीच। जी, अब मैं अगला सवाल जो है वो तज़ीम से पूछना चाहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो यहाँ का मुश्तरका जो तहजीब है, एक कंपोजिट कल्चर है, लेकिन जिस तरह से खास कम्युनिटीज को दिन रात टारगेट किया जा रहा है सिर्फ सियासी फायदे के लिए, पोलराइज करने के लिए, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो असल मुद्दे की तरफ न जा पाए, लोग उसी में फंसे रहें, तो ये तो बहुत ही तकलीफ देह है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस सूरत हाल में जो इतनी मतलब आगे बिल्कुल मायूसी है, बिल्कुल अंधकार का माहौल है, इसमें आप क्या लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि हम लोग को क्या आगे करना चाहिए? क्योंकि ये भारत जो है ये सब लोगों का मुल्क है, ये हिंदुओं का मुल्क है, एक मुसलमानों का मुल्क है, ये क्रिश्चियन का है, ये धर्म के मानने वालों का है, धर्म के न मानने वाले लोगों का है। तो इसमें आप कैसे इसको देख रही हैं? क्या आगे रास्ता निकल पा रहा है एक यंग स्कॉलर के तौर पे? जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कि मुसलमानों पे दमन हो रहा है, और ये अभी ये नरेटिव अब बिल्कुल नया है। मतलब अभी ये जो प्रोटेस्टर्स इनकार्सरेट हुए हैं, इसके बाद से हम लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो है दमन हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा, मैम ने भी कहा था। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये तो बहुत विजिबल है। द प्रोग्राम जो दिल्ली में हुआ वो भी बहुत विजिबल था। इनविजिबल फॉर्म ऑफ वायलेंस जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है, लव जिहाद बिल, लिंचिंग्स, एंड एवरीथिंग, जो ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। इन सब को आप सिर्फ इस वजह से दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि वो दे सीम टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो बेस जो है उनका, दैट इज इस्लामोफोबिया। इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं दूसरी बात आ रही है कि डर का माहौल है और उसको कैसे खत्म करना है। तो मैं तो शर्जील इमाम ने एक बहुत अच्छा शेर मैंने सुना भी, आई कांट कोट इट क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर उसका जो लब्बो लुबाब था पूरे शेर का वो ये था कि मतलब बहुत सोया हुआ था मैं, चलो इतना आपने जो है मुझ पे वो कर दिया कि मैं अब जाग गया हूँ। तो मैं तो डर का माहौल नहीं देखती। कम से कम ये बात तो मेन स्ट्रीम में आ रही है कि इंडियन मुस्लिम के ऊपर जो है वो टॉर्चर हो रहा है या इंडियन मुस्लिम के साथ वायलेंस हो रहा है। इससे पहले तो ये बात मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं रही थी। कम से कम अब चलो थोड़ा बहुत ही सही, पर ये बात आ रही है। हालांकि पूरा नैरेटिव अभी भी हम लोग का बाहर नहीं आया है, पर थोड़ा बहुत ये अब आ रहा है कि हाँ, मतलब लव जिहाद, इट माइट बी इस्लामोफोबिक, इस्लामोफोबिया की बात आनी शुरू हो गई है। तो मैं इतना डर का माहौल तो नहीं देखती इसको। लेकिन हाँ, जो इनकार्सरेटेड प्रिजनर्स हैं उनके लिए क्या करना है। तो शर्जील इमाम जो चाहते थे, शर्जील क्या चाहते थे? शर्जील ये चाहते थे कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हम लोग अपनी पॉलिटिक्स करने लगे, हम लोग पॉलिटिकली वोकल हो जाएं। तो उनके आइडियाज को पढ़ना, और पढ़ने से ज्यादा ये उनकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। हमें ग्राउंड पे उतर के पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशनल काम करने की जरूरत है। we need to start thinking about contesting elections. We need to start, हम लोग को हर जगह अपना स्पेस धीरे धीरे बनाना है, और प्रॉपर स्पेस बनाना है। एक ऐसा स्पेस जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ना है, एक ऐसा स्पेस जिसमें हम लोग बिना झिझक के अपनी बात कह सकें। तो इस तरीके के स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग को काम करने की जरूरत है। इसमें हमें लिखना है, पढ़ना है, रिसर्च करना है, डॉक्यूमेंट करना है, बट सबसे ज्यादा ये कि अपनी कम्युनिटी को भी
एजुकेट करना है अबाउट क्या हुआ। और शर्जील इमाम सिर्फ इस वजह से जेल में नहीं है कि उसने उसने कहा कि चक्का जाम जो है वो चक्का जाम की बात करी, नहीं, शर्जील इमाम इस वजह से है जेल में क्योंकि वो मुसलमान है। हमें ये बात जो है ये लानी है, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी भी अभी तक ये बात समझ नहीं पाई है। तो मोर ओवर इस बात से परेशान होने के हमें अभी ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को पॉलिटिकली एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तभी कुछ हो सकता है, वरना तब तक उसके अलावा तो कोई और राय है नहीं, मतलब और कोई कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे लेकिन शर्जील आप इमाम चाहते थे जी, लेकिन आपके साथ कुछ लोग इस बात पे डिसएग्री कर सकते हैं कि आपने जो कहा कि कम से कम मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बात कम से कम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कम से कम सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर इस तरह की चीजों के अंदर में हम एक मुस्बत चीजें देखनी शुरू कर दे, तो हमें ये लगता है कि जो नफरत की सियासत करते हैं उनको हम पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो लोग नफरत की सियासत करते हैं, जो आज हाकिम बने हुए हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो हिंदू जी जी वो जी। बिल्कुल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट यू हैव और टू और सी। और जी, और दूसरा सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सॉलिडारिटी, अगर मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रास्ता ये होगा कि जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके बीच में एक अलायंस हो, उनके बीच में एक सॉलिडारिटी हो। मुझे लगता है कि वो भारत के इतिहास के लिए और भारत की जो परंपरा है उसके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो हाकिम ऊपर बैठे हुए हैं वो सब कम्युनिटीज के लोग वहां पे, उनके एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं, और जो पिस रहे हैं वो भी हर कम्युनिटीज के ज्यादातर लोग पिस रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी बातों से इख्तलाफ जाहिर कर सकते हैं कि कोई एक खास एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक कम्युनिटीज के नाम पे बनाने से बेहतर ये है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उस कम्युनिटीज का, उसके साथ एक सॉलिडारिटी हो तो ज्यादा बेहतर है। आप कुछ इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने जितना भी देखा हाथरस के केस के वक्त, आई थिंक सॉलिडारिटी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बीच में पहले से है। और एनटीसीए मूवमेंट के वक्त भी एक सॉलिडारिटी हम लोगों को दिखी, या अलायंस हम लोगों को दिखा। तो अलायंस तो है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हम लोगों को एक पॉलिटिकली भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इलेक्टोरल फोर्स बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक हम लोग कितना भी कह लें हम लोग एक्चुअल में चेंज नहीं ला पाएंगे। तो उस चेंज की तरफ काम करने की जरूरत है। तो अब मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि जो आपने बहस सुनी, हम जो 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 एक दो राय थोड़ी बहुत, तो आपको क्या लगता है कि ये सारा चीज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये खास मतलब एक कम्युनिटीज के आसपास ही सियासत होनी चाहिए, या सिविल सोसाइटीज के अंदर में जो इनइक्वालिटीज है वो भी बहुत अहम चीजें हैं, और जो दीगर माइनॉरिटीज, दीगर मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वर्किंग क्लासेस है, उनके साथ अगर एक सॉलिडारिटी अगर बनती है तो वो ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि पीस हर तरफ से लोग रहे हैं। जी मैडम, आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये एक तो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन क्या है ये देखने की जरूरत है, और दूसरा है कि किस तरह के सॉलिडारिटी इमेजिन हम कर सकते हैं। तो एक तो है कि अभी जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है उसमें एक तरफ है कि फैशिज्म का दो पहिया होता है। एक पहिया होता है जो कि लोगों को बांटता है और जो अदराइज करता है, और अभी जो है करंट जो कंजंक्चर है सारे वर्ल्ड में, वहाँ इस्लामोफोबिया ही फैशिज्म का पहिया है, एक पहिया। तो एक तरफ अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हम देखें तो उसमें सारे हैं जो कि हिंदू नहीं है, पर उसमें सबसे ज्यादा खतरे में मुसलमान है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि फैशिज्म का एक दूसरा पहिया है, क्योंकि फैशिज्म सिर्फ कम्युनिटीज के बेसिस पे नहीं चलता है, वो कैपिटल के बेसिस पे चलता है। और उसका जो कैपिटल का जो खेल है उसमें है कि आप देखेंगे कि आज किसान रास्ते पे है, कल मजदूर रास्ते पे था, और पिछले 6-7 सालों में जो हाल हुआ है इकोनॉमी का, उसमें लोग वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो दलित हो या फिर गरीब सवर्ण, सभी लोग डिफरेंट
तरह से पीस रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तज़ीन की बात से सहमत हूँ कि लोगों के अलग अलग आइडियोलॉजी है और किसी एक आइडियोलॉजी को रौंद के सॉलिडारिटी नहीं बन सकती, पर ये पॉसिबल है कि ये जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं उनके बीच अपना आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए एक लार्जर सॉलिडारिटी, और वो सॉलिडारिटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट सॉलिडारिटी नहीं, वो कॉन्क्रीट सॉलिडारिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्क्रीट डिमांड्स बन सकता है। और इसके लिए मैं आशा भी रखती हूँ, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआती दिनों में उन्होंने उनमें से कुछ संगठन जो है, सब नहीं, लेकिन उनमें से कुछ किसान संगठन ने अपने मुद्दों के साथ यूएपीए के मुद्दे को भी उठाया था, और जितने भी लोग यूएपीए के कानून के से जेल में हैं उनकी रिहाई के लिए भी उन्होंने बात की थी। तो इस तरह का जो एक इंटरसेक्शनल सॉलिडारिटी जो है ये बन सकता है और बनना चाहिए भी। अब उसका रिफ्लेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होगा कि नहीं होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आई एग्री विद तज़ीन, इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी खास कम्युनिटी के बेसिस पे होना मुमकिन है कि नहीं आज के इंडिया में, मैं ये कह नहीं सकती, मुझे लगता नहीं पॉसिबल है। आप ओवैसी साहब का जो पार्टी है उसको देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस भी क्या है, कि किस तरह से वो बेसिकली इफेक्टिवनेस वो कितना होता है, मुझे इस पे डाउट है, वो देखना, मतलब आगे चल के पता चलेगा। पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एजेंडा, व्हाट इज दैट एजेंडा, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप किस एजेंडे के बेसिस पे करेंगे। अगर वो सिर्फ एक नैरो होमोजेनस आइडेंटिटी के बेसिस पे हो तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा उसका लेजिटिमेसी होगा समाज में। पर अगर वाइडर इंटरसेक्शनल सॉलिडारिटी के बेसिस पे एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सके तो शायद उसका एक्सेप्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, और उसकी सख्त जरूरत भी है, क्योंकि अभी हमारा जिस तरह से पोलराइज्ड एक पॉलिटी है उसमें ये एक नए पहलू और वो एक पॉजिटिव पहलू है जो कि आ सकता है। मुजम्मिल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस डिबेट में? कुछ आप जो सोचते हैं। एक्चुअली सॉरी मैम, मैं सर नीचे करके बैठा था। एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू यू, बट मैं नोट डाउन कर रहा था पॉइंट्स। एक्चुअली तीनों के कन्वर्सेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिसपे मैं बोलना चाहूंगा, तो सॉरी, आई वाज लिसनिंग टू यू बट मेरा सर नीचे था मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर रहा था, जब आप बात कर रहे थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की और सेकुलर फैब्रिक की, कि देश जिस तरह चलता है, बेशक हम हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर राज है तभी हम एग्जिस्ट करते हैं, और ये सच्चाई है। लेकिन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो कि लोगों ने कभी नजरअंदाज, मतलब नजर में कभी नहीं आया लोगों के, कि हमारे देश में अगर कोई अच्छा काम होता है, या कोई भी ऐसे भवन का निर्माण होता है, या कोई भी अगर बॉर्डर पे कोई बहुत अच्छी मिसाइल आ जाती है तो भूमि पूजन होता है, पूजन होता है। क्या भी कभी सुना है आपने कि उसके लिए कुरान खानी या फिर फातिहा हो रहा है? नहीं सुना होगा आपने। हमारे कुरान की तिलावत के बारे में सुना है? नहीं सुना आपने। तो हमने हमारा डिवीजन वही क्रिएट किया जाता है। हमने डिवीजन ये नहीं क्रिएट किया, ये जो सिस्टम है उसने डिवीजन क्रिएट किया है। कभी हमें मौका नहीं मिला कि हम कुरान पढ़ के, क्योंकि जैसी आपकी इबादत है, जैसे आपका सोच है, जैसे आप खुदा भगवान में यकीन रखते हैं, वैसे हम खुदा में यकीन रखते हैं, और हमारा भी मानना है कि सबसे मतलब गॉड इज ऑलमाइटी। तो बट क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी मिसाइल का स्वागत कुरान पढ़ के किया गया हो कि हाँ भाई ये मिसाइल हमारे देश में नहीं आई है, इंपोर्ट किया है हमने, तो आज हम कुरान की तिलावत से इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये गैप, वही ये डिफरेंस क्रिएट किया गया। ये हुआ सर अभय सर आपके लिए, और जो कि आपने बोला था तो मुझे जहन में आ गया। और दूसरा, ताजीन जो बात कर रही थी, वो जिस शेर की बात कर रही थी, जो शर्जील भाई अक्सर बोला करते हैं कि मेरी जुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मेरी जुबां पे शिकवाए अहले सितम नहीं, मुझको जगा दिया यही एहसान कम नहीं। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि शर्जील भाई जो बता रहे थे कि हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं सरकार से, ना ही इस सिस्टम से, बट हम खुश इस बात के लिए हैं कि कम से कम आपके जुल्म ने
हमें एक कर दिया, आपके जुल्म ने हमें हमें जोड़ दिया वापस। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, ये सारे वो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की बात है जो कि सरकार की नीतियों से, सरकार के मतलब कामों से दुखी है, जैसा कि मैम बता रही थी। और मैम आपके पॉइंट से मैंने एक पॉइंट जो कि नोट किया था कि बेशक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात होनी चाहिए। आई डू सेकंड यू, एंड इवन शर्जील has a same vision and same thought about like political scenario after he come out, ऐसा कुछ है उसके दिमाग में। लेकिन मैम जैसे बात होती है मैम कि अगर आप हैं और मैं हैं, तो मैम आप जिस ओहदे पे हैं, मेरी औकात उस ओहदे पे पहुंचने की नहीं है। आप बहुत ही मतलब बड़ी हैं मुझसे उम्र में, विजन में, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपकी हैसियत मुझसे ज्यादा है, तो पहले हमें उस हैसियत पे आने तो दीजिए। मुसलमान अभी भी बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है। बात तब होती है साथ चलने की जब दोनों पहिए बराबर हों। हमारा एक पांव लंगड़ा है और एक पांव सीधा है। मुसलमान कम्युनिटी अभी भी ऑप्रेस्ड है और सप्रेस्ड है। उन्हें पहले ऊपर लाइए, उन्हें ऊपर आने की जरूरत है। तब मुझे लगता है कि हम एक साथ एक गाड़ी पे हम सफर बन के निकल सकते हैं। रेल की पटरियां अगर एक ऊंची और एक नीची हो तो कभी ट्रेन सीधी नहीं चल सकती है। मुझे किसी धर्म से, किसी जात से इख्तलाफ नहीं है। शर्जील जो एक बहुत स्टेटमेंट उसका फेमस हुआ था कि हमारी शर्तों पर, हमारी शर्तें क्या हैं? हम दरी बिछाने और मंच सजाने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर मंच लगे तो कभी आप भी लगा के हमें दीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर माइक हो तो कभी आप अभय सर मुझे बोले, या फिर कोई राहुल कुमार मुझे बोले कि मुजम्मिल तुम जाके बोलो, शर्जील तुम जाके बोलो, ताजीम तुम जाके बोलो। लेकिन कभी हमें फोर फ्रंट पे आने का मौका नहीं दिया जाता है। हमें हमेशा सेकंड मैन ही क्यों बनाया जा रहा है? अगर यूपी में मतलब 18%, 14% यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, 6%, 7% ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18%, 20% मुसलमान क्यों नहीं बन सकता है? हमें क्यों बहुत से बहुत खुशी हुई तो 2-4 कैबिनेट मंत्रालय दे के हमें बोला जाता है कि बस हो गया भाई साहब, यू डिजर्व दिस। हमें अभी तक आपने पैरेलल खड़े होने का मौका नहीं दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम जो ताजीम बात कर रही थी कि पॉलिटिकल हमें एक क्या कहते हैं मतलब फॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन हमें वापस इस लोगों के बीच जाने की जरूरत है। बेशक की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें खुद में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम पीछे क्यों हैं और इसमें किसका हाथ है, ये समझने की बहुत जरूरत है। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब मैं यहाँ पे बिहार में प्रोटेस्ट करा रहा था, तो जिस दिन हमने इस प्लान किया कि कल से हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं सीए एनआरसी को लेकर के, तो पहला सवाल आता है मुझे 10 लोगों की तरफ से, भाई 2-4-10 हिंदू भाई को ही बुला लो ना। तो मैंने बोला क्यों? तो अगर हम शुरू कर रहे हैं, जिसको आना होगा वो आएगा। तो उनका कहना नहीं ना, ऐसे पुलिस केस नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में बसा हुआ है, इसे कौन निकालेगा? इसे अगर सरकार सच में चाहती है कि मुसलमानों के लिए काम करे या दलितों के लिए काम करे, दिस नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स मैम, दिस आल्सो अबाउट दलित एज वेल। दलितों को आप यकीन नहीं मानेगा, आप ये सिर्फ बड़े शहरों की बात होती है। आप अगर जहानाबाद, बिहार के छोटा सा शहर है जहानाबाद, अगर आप वहां जाते हैं तो एक दलित को अगर थाना भी जाना होता है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है थाना जाने की। एक मुसलमान यहाँ अगर कोई गरीब है जो कुरैशी जात का है या सब्जी बेचता है, अगर आप उससे बोले थाना जाने को, तो उसको लगता है कि वो एक बार आत्महत्या कर ले, वो उसके लिए ज्यादा आसान है, लेकिन थाना जाना उसके लिए मुश्किल है। तो हम इस कदर दबे कुचले हुए हैं, और ये दलित और मुसलमान दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो हमें पहले उस हैसियत में लाइए मेरे भाई कि हम आपके साथ खड़े होकर बात कर सके। आज आपको एक वो छोटा सा मैम मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब मेरे विजन में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है। एक हादसा हुआ था, एक वीडियो साहब थे हमारे यहाँ दलित, आप यकीन नहीं मानिएगा, वो वीडियो होने के बावजूद जब एक अपर कास्ट लेयर हिंदुओं का जब खा के उठता है तो वीडियो साहब जाके बैठते हैं, क्योंकि उनको नहीं बैठने दिया गया। हम इस सोसाइटी में भी रह रहे हैं, तो कहां से आप बात करते हैं कि पैरेलली हम एक साथ चल सकते हैं? हम नहीं है आप वही बराबर, हमारी हैसियत नहीं है आपके साथ चलने की, आपके साथ बैठने की। तो हम आरजू करते हैं सरकार से, अपने भाइयों से। आपने पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें उठाइए, हमारे साथ खड़े होइए, और हमारी शर्तों का मतलब है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए जितना आपको मौका हम पिछले 70 साल में देते आए हैं। तो बस यही बात है, और किसी भी कम्युनिटी और किसी भी रिलीजन को कोई इख्तलाफ नहीं है मुझे, ना ही मेरे भाई को, ना ही किसी मुसलमान कम्युनिटी के एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को किसी कम्युनिटी और किसी रिलीजन से कोई इख्तलाफ है। वो बस ये चाहता है कि जितनी खुशहाली से आप रह रहे हैं, वही खुशहाली और वही सुकून हमें भी इस देश में दिया जाए, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें अधिकार देता है। धन्यवाद जी। तो तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप सब लोग बने हुए हैं और आज हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे गुफ्तगू हमारी हो रही थी।
शर्जील इमाम भाई जो कि जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके ऊपर एक साजिश के तहत एक के बाद एक केस लाद के काला काला कानून जिसको कहेंगे, सख्त तरीन कानून, यूएपीए, जिसमें जमानत मिलना मुश्किल है, जिसमें आपको अपना जुर्म जो है खुद साबित करना पड़ता है। लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस हैं, मैडम बैठी हुई हैं, ये जो जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक जो मतलब है कि जब तक आपको आपके ऊपर सारे इल्जामात साबित नहीं कर दिए जाते हैं तब तक आपको बेगुनाह समझा जाएगा। लेकिन यूएपीए में क्या है कि आपके ऊपर सारे गुनाह किसी अफसर ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने आपके ऊपर थोप दिए और फिर आपको उल्टा गवाही देनी है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुछ कामयाबी मिली है लेकिन अभी भी राह बहुत मुश्किल है। और इस तरह के डिस्कशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग हक के साथ, इंसाफ के साथ लोगों के साथ आइए। और जहां तक बातों के बीच में इख्तलाफ की बातें हैं, वो कोई आदमी जेल से बाहर आएगा तभी भी हम उसके पास जाके कह सकते हैं कि हम आपकी इस बात से हम राजी नहीं है। और शर्जील इमाम की बहुत सारी बातों से मैं अग्री भी करता हूं, बहुत सारी बातों से अग्री नहीं भी करता हूं। एक पढ़ा लिखा दो इंसान कभी भी हर बातों को मतलब ये अग्री नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब लोगों का यही मकसद था कि इस प्रोग्राम के तहत एक जो खामोशी, जो जानबूझ के एक डराया जा रहा है, एक तो डराने वाले लोग हैं और एक जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैला के डराया जा रहा है। इस डर से, इस खौफ से बाहर निकलने की जरूरत है। आज अगर हम शर्जील के साथ खड़े नहीं हुए, आज अगर हम मीरान हैदर के साथ नहीं खड़े हुए, आज हम कन्हैया कुमार और आपका ये उमर खालिद के साथ नहीं खड़ा हुए, देवांगना के साथ नहीं खड़े हुए, जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो कल आपकी और हमारी भी बारी है। इसलिए जमहूरियत में सबको मिलके जुल्म ज्यादती के खिलाफ हम लोगों को आगे आना होगा, उसके खिलाफ मुखालफत करनी पड़ेगी। और बातों में जो इख्तलाफ है ये सिलसिला चलता रहेगा, पॉलिसीज के लेवल पे डिबेट जो है वो चलता रहेगा। ये कोई क्राइम नहीं है अगर हमने किसी नेता की बातों को नहीं माना या किसी कानून का हमने शांतिपूर्ण तरीके से इख्तलाफ किया, ये कोई अपराध है, जुर्म नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास 9 मिनट बचे हुए हैं और शायद मैंने ज्यादा बोल लिया अपने मेहमानों के मुकाबले में, तो मैं अब बिल्कुल खामोशी अख्तियार करूंगा और 3-3 मिनट का टाइम मैं ताजीन को और फिर मैडम प्रोफेसर चिराश्री को दूंगा और फिर मुजम्मिल भाई को दूंगा। आप 3-3 मिनट जो बातें नहीं कह पाए, जो छूट गए, कुछ क्लेरिफिकेशन है वो दे दीजिए। पहले मैं ताजीन को बोलूंगा, फिर चिराश्री मैडम को बोलूंगा और आखिर में हम चाहेंगे कि भाई मुजम्मिल साहब जो हैं वो इसको कंक्लूड करें। तो जी ताजीन। जी सर। तो बात जहाँ पे रुक ले रही है यहाँ पे वो सॉलिडेरिटी का है कि हम लोग किस तरीके की सॉलिडेरिटी चाह रहे हैं। जैसे मैम ने कहा कि कॉन्क्रीट सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट सॉलिडेरिटी नहीं होनी चाहिए। और मुजम्मिल भाई ने भी सही कहा कि मतलब हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है और आपस में इख्तलाफ जो है मतलब चलता रहेगा। लेकिन इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि जितना मुसलमान सप्रेस हुआ है वो बहुत ज्यादा सप्रेस हुआ है। एंड राइट नाउ जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि अब आप हमें माइक पास कर दें, हमें थोड़ा बोलने दें और हमें वापस एटलीस्ट उस स्पेस पर आने दें जिसके बाद हम ये बोल सकें कि अब हम साथ में मिलकर काम करते हैं। अलायंस चल रहा है, दैट्स टोटली ट्रू। मतलब दलितों के साथ जैसे भी हाथरस में हम लोगों ने देखा है, या फिर अभी जो किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, देयर इज दिस सॉलिडेरिटी दैट यू सी जो मुसलमानों ने दी है टू बोथ दलित्स एंड टू बोथ किसान। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग मतलब वो सॉलिडेरिटी वापस उसी लेवल पे मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और अगर मिल सकती है तो वो कॉन्क्रीट होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी। और अगर वो कॉन्क्रीट नहीं है तो उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम लोग को बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा फिर से रीथिंक करनी पड़ेंगी। यू नो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अनलर्न एंड वी हैव टू रीलर्न देन। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत साल लगेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो वी कैन सी एन इस्लामोफोबिया फ्री इंडिया वन डे इंशाल्लाह। जी मैडम। जी मैडम आपका नंबर। जी जी आपकी बात। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, जब मैंने सॉलिडेरिटी की बात की तो मैंने वर्टिकल सॉलिडेरिटी की बात नहीं की है मुजम्मिल भाई के लिए, कि मैं हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी की बात कर रही थी, जो कि तजीन ने भी अभी बोला कि वो ऐसे जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं जो
एक तरफ ऑपरेशन है, एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन है, ये दोनों से जो अफेक्टेड है उनके बीच की सॉलिडारिटी की भी ही मैं बात कर रही थी। तो मैं शर्जिल 1 साल पहले जब शर्जिल अरेस्ट हुआ था तो जेएनयू में एक मीटिंग हुई थी और बहुत शुरू के दिनों में, और उस समय ज्यादा लोग मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, बात नहीं करना चाह रहे थे इस पर। उस समय एक मीटिंग हुई थी जो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें मैंने बोला था, और मैं वही बात बोलकर खत्म करना चाहती हूँ, ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो है कि अगर आप इस देश में आज मुसलमान हैं तो अगर आप वो जो गुड मुस्लिम का जो रोल आपके लिए दिया गया है उससे आप डिविएट करते हैं तो फिर आप स्टेट के लिए थ्रेट हैं। और इसलिए ये सिर्फ शर्जिल इसीलिए सिर्फ मुसलमान था, ये मैंने शुरू में बोला था, लेकिन एक ऐसा मुसलमान था जो कि डिविएट कर रहा था फ्रॉम द रोल ऑफ दैट गुड मुस्लिम, ये भी समझने की जरूरत है। दूसरा ये है कि there is a larger question and that is where I agree completely with तजीन कि जो विजन वो उसने जो उसने मेंशन किया था वो है कि उसे मैं दूसरी तरह से आर्टिकुलेट करती हूँ, वो है कि बेसिकली रिड्यूसिंग सिटीजन्स टू नॉन सिटीजन्स despite a constitution which you are saying gives you equality. It is reducing citizens to non-citizens and taking away, creating what is called insecure citizenships. तो ये इनसिक्योर सिटीजनशिप जो है इसके अगेंस्ट लड़ना तो बहुत जरूरी है और इसीलिए सिटीजनशिप राइट्स पे लड़ना बहुत जरूरी है। तो फैशिज्म से अगर लड़ना है तो उसका एक बड़ा हथियार है सिटीजनशिप राइट्स, क्योंकि फैशिज्म हमेशा जिसको अदराइज करता है उसको नॉन सिटीजन बना देता है, उसको इनसिक्योर सिटीजन बना देता है, जैसे हमने इतिहास में देखा है कि जूस के साथ क्या हुआ था। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो यूएपीए है, ये जो डेमोक्रेसी की बात है कि डीपनिंग डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ है, ये कितना गलत है ये इसी से पता चलता है कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज लाए गए, वो टाडा पोटा से लेके आज यूएपीए तक, ये सारे लॉज जो कि एंटी टेरर लॉज के रूब्रिक में लाए गए, ये सारे हैं कि जिसमें ये ड्रैकोनियन लॉज हैं। ये एक्चुअली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट अगर किया जाए इन लॉज का तो ये कोई भी लॉ पास नहीं होगा, विच इज वाई दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज, क्योंकि दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इवन। तो जो हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इसीलिए हम सेक्युलर हैं, एक तरफ तो है कि लॉज बनाए जा रहे हैं जो एक्स्ट्रा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के बाहर है। दूसरा है कि जो उसने एग्जाम्पल दिया मुजम्मिल भाई ने, उसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि आज से नहीं 1947 साल से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स बेनिफिट्स दिया जाता है, किसी और रिलीजन के फॉलोअर को नहीं दिया जाता है। तो किस सेक्युलरिज्म की बात हम करते हैं और कैसा सेक्युलर हम चाहते हैं? हम सेक्युलर स्टेट बने पर हम है नहीं सेक्युलर स्टेट, ना ही हम सेक्युलर सोसाइटी है, ये मानने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू जी। मुजम्मिल भाई जी। जी आपकी बारी जी, आप कंक्लूड कीजिए। आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रही हैं मेरी आवाज? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूं? हेलो मैडम, क्या मैं ऑडिबल हूं? हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपको मुजम्मिल अच्छा, भाई। मुझे लग रहा है कि फिर मुझे लग रहा है कि उनका कुछ नेटवर्क का इशू हो गया। जी
जी, वो हमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी। नेटवर्क का इश्यू कुछ चल रहा है। जी भाई। हेलो। जी, अब आपकी बारी है, आप कंक्लूड कर दीजिए। जी। हेलो। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो। मुझे लगता है कि क्या प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए या आपका आपका नेटवर्क काम मोबाइल कर रहा है? दीजिएगा। जी। जी, कुछ मोबाइल में इश्यू आ चुका है दोस्तों, एक आध मिनट। जी, अगर आप कंक्लूड कर देते तो बेहतर होता। जी। कुछ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है ऑडिबल। दोस्तों। बस जी, आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। जी, हाँ, तो मैं मैं कह ये रहा बोल था रहा था कि कि जैसा जी, आप एक बार कंक्लूड कर दीजिए। जी, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। जी। कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो क्या इस इसको यहीं पे कंक्लूड कर दिया जाए? आपकी इजाजत है या आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? हेलो। जी, हेलो। आवाज आ रही है अब? जी, हाँ, आ रही सर। मैं तो कह रहा हूं सर मैं आप ये कह रहा कंक्लूड कर था कि दीजिए। जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि जो आज का डिस्कशन था उसका मूलतः टॉपिक था कि चक्का जाम के बारे में बात कर रहे थे और जो भी केसेस उससे रिलेटेड लोगों पे लगाए गए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि चक्का जाम और सेडिशन को अगर हम एक साथ लिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो वो एक पैरामीटर है उसको बहुत शॉर्ट कर देते हैं और मतलब एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे अनुसार मतलब या फिर जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है या लॉ देता है उसके अनुसार चक्का जाम कहीं से भी सिडिशन नहीं है। पहला तो ये टॉपिक है। और अगर हम पूरे डिस्कशन में अगर सिर्फ सिडिशन की बात करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सिडिशन की बात करते हैं तो मेरा बार बार कहना है कि यूएपीए सिडिशन से बहुत ज्यादा डेंजरस लॉ है, जो कि शर्जील पे भी लगाया गया है और साथ ही साथ जो भी और स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, चाहे जामिया के देवांगना या फिर आसिफ वाल तन्हा, इन लोगों पे भी ये जो यूएपीए लगा है ये बहुत ही डिफरेंट है। यूएपीए इज मोर डेंजरस देन सेडिशन। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत सारे लोग जो ये 2016 के केस से इसको कंपेयर करते हैं, जो कन्हैया और उमर खालिद का केस हुआ था जिसमें सेडिशन के चार्जेस लगे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये केस बिल्कुल मेरे विजन के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट केस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेडिशन इन सारे लोगों पे लगा होता, इन सारे स्टूडेंट्स पे, तो अब तक ये लोग शायद बाहर आ चुके होते। और दूसरी बात ये है कि इस केस में और इस केस में डिफरेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं इनकी आइडेंटिटी की वजह से अंदर है और ये बिल्कुल चक्का जाम नहीं है। ये चक्का जाम के वजह से अंदर नहीं है, सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि इन्होंने हिम्मत की सरकार के एज अ मुस्लिम सरकार के खिलाफ बोलने की। और स्टेट ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाए और वो चाहते हैं कि इस बार इन्हें इस तरह हम सप्रेस कर दे कि अगली बार दोबारा कोई हिम्मत ना करे सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए। तो जी मेरे भाई, हिसाब तो से मेरा आप बस यही कहना है। जी, तो कुछ आप पैगाम देना चाहते हैं शर्जील का, या आपका पैगाम जो बहुत सारे लोग इस शो को देख रहे हैं, या कुछ बात पहुंचाना चाहेंगे आप? जी। देखिए, शर्जील भाई से जब भी बात होती है वो हमेशा मुझे एक ही बात बताते हैं कि कुछ भी हो कम से कम कोशिश यही रहे कि जो भी हमारे थॉट्स है और आइडियाज हैं वो पब्लिक में
मतलब किसी माध्यम से भी पहुंचते रहे, चाहे वो मैं बताऊं या आप बताएं, और जो भी हमारे जैसे आइडेंटिकल थॉट वाले लोग हैं वो इस चीज को बताते रहे। और जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं ऐसे एक शो में पार्टिसिपेट करने वाला हूं, आज मेरी उनसे सुबह ही बात हुई है वाया टेलीफोन, तो उन्होंने मुझे एक शेर कहा था, जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि शेर मेरे तरफ से रिसाइट कर देना। वो ये था कि मैं मर भी जाऊं तो मुझसे गम इंसान ना छूटेगा, मैं मर भी जाऊं तो मुझसे गम इंसान ना छूटेगा, मैं खुद फानी हूं, मैं खुद फानी हूं पर मेरी अजियत गैर फानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मर भी जाता हूं तो मुझसे किसी इंसान का अगर वो दर्द में है तो वो देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और मैं तो मिट जाने वाला हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, किसी को मिट्टी में विलीन होना है, किसी को पंचतत्व में विलीन हो जाना है। पर मेरे मरने के बाद भी ये जो गम मैं देख रहा हूं लोगों के बीच, ये अजियत मेरे दिल से नहीं जाएगी, मेरे रूह से नहीं जाएगी। बस यही कहना चाहता हूं मैं। और जी शर्जील जी, भाई की तरफ बहुत से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग तकरीबन 1 घंटा हम लोगों के साथ बने हुए थे और हम लोग आज बात कर रहे थे कि शर्जील इमाम, जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, जिनके ऊपर एक जो इंतकाम की भावना से जलती हुई एक सरकार ने उनके खिलाफ कई सारे राज्यों में, कई सारे रियासतों में उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको जेल के अंदर में उनको बंद कर रखा है, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, जिनकी उम्र देश की, मिल्लत की, कौम की क़यादत करने की है, उन लोगों को जेल के काले कोठरी के अंदर में दबा दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। तो हमने आज उनके भाई मुजम्मिल इमाम साहब से भी बात की। उन्होंने अपने दुख दर्द को, अपने स्ट्रगल को, अपनी मुजाहमत को यहाँ पे बयान किया। जेएनयू के प्रोफेसर, सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस की चिराश्री दासगुप्ता भी आई और उन्होंने भी एक इंटेलेक्चुअल की तरह, एक जो ऐसा इंटेलेक्चुअल जो कि लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने आइवरी टावर में नहीं है, उन्होंने हक की बात की है, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर। और उन्होंने कहा कि ये जो मामला बिगड़ रहा है, ये कोई एक सरकार की वजह से नहीं है, बहुत दिनों से मामला बिगड़ते चला जा रहा है। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत, ऐसा है नहीं। और अगर हमें इसको मजबूत करना है तो मैडम का यही पैगाम था कि पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिस्टम हमारा बहुत कमजोर है, हमारा जो सेकुलरिज्म है वो बहुत कमजोर हो चुका है। और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट रिसर्च स्कॉलर तंजीम जुनैद भी हम लोगों के साथ बातचीत की, जो कि अभी कुछ देर पहले वो अभी यहाँ पे इस शो में मौजूद नहीं है, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली। तो आप सब लोगों का मैं दिल की गहराई से आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग आए और इस वक्त में जब लोग डरे हुए हैं बोलने के लिए, हम लोगों सब लोगों ने अपनी तरफ से एक कोशिश की। इसके लिए आपका भी शुक्रिया। और जितने हमारे साथी इस डिस्कशन को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ मदद की, हम सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि एक जस्ट द बिगिनिंग हो, दिस शुड बी जस्ट द बिगिनिंग। इस तरह की बातें और भी ज्यादा मजीद हर रोज शुरू हो, और ये आखिर में इसका जो एक परिणाम जो हो, वो शर्जील इमाम और उनके तमाम साथी जो हैं उनकी रिहाई से हो, और एक सुंदर भारत हम लोग के सामने दिखे और वो बने जहां पे सबको बराबरी मिले, सबको हुकूक मिले। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।